बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। 23 मार्च गुजर चुका है और अब हुकूमत और अपोजिशन का मैच एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। क्या ये मैच ड्रा हो जाएगा या इमरान खान हारा हुआ मैच जीत भी सकते हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं एक सरप्राइज़ दूंगा। तो ये कप्तान का सरप्राइज़ क्या हो सकता है? क्या ये सरप्राइज़ महज एक नफसियाती जंग है, वाकई कोई हकीकत है या कोई अफसाना है? इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं 3 सीनियर सहाफ़ी। जनाब मोहसिन बेग साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब फ़ाद हुसैन साहब, आज भी इनका एक बहुत ज़बरदस्त कॉलम शाया हुआ है। और जनाब इरशाद भट्टी साहब। सबसे पहले मैं आप तीनों को इमरान खान साहब का एक ताज़ा तरीन एक वीडियो पैगाम है जो कि उन्होंने कौम के नाम जारी किया है। पूरे का पूरा पैगाम तो नहीं सुना सकते, लेकिन एक छोटा सा उसका हिस्सा सुनिए। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है कुरान में। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं। तो ये है इमरान खान साहब का पैगाम। मोहसिन बेग साहब, ये पैगाम जो है अमर बिल मारूफ के नाम पे उन्होंने कहा है कि हक व बातिल की लड़ाई है। बात फिर वहीं पे आ गई। पहले भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था हक और बातिल की लड़ाई में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता, और ये पूरी कौम को कह रहे हैं, और कौम में आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ और तमाम इदारे भी शामिल हैं। अब इमरान खान साहब ने एक तरफ तो इसको हक व बातिल की लड़ाई बना दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आप क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं, वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया अमीर साहब। मेरे तो ख्याल में सरप्राइज़ कोई नहीं है, ये ब्लफ ही कर रहे हैं। ये पहले भी बहुत सरप्राइज़ दे चुके हैं कौम को। बेसिकली बात यह है कि आप बैटल हार चुके हुए हैं, और आप जो मगरबी जमहूरियत का इतना लोगों को सबक दिया करते थे, और जो आपने कहा कि जी ऐसे होता है जमहूरियत में और मैं ठोकर मारता हूँ इक़्तिदार को, आपने खुद, अगर आज लोग आपसे दूर जा रहे हैं, उसकी बहुत लंबी एक फहरिस्त है उसकी, उनकी जो वजूहात हैं उसमें नेचुरली मुल्क के जो हालात हैं, जो इकॉनमी के हालात हैं, जिस तरीके से आपने गवर्नेंस की है, अब 3.5 या 4 साल के बाद आप कौम को ये कह रहे हैं कि जी निकले हक और बातिल। ये आपने डिसाइड करना है या पब्लिक ने डिसाइड करना है कौन हक पे है और कौन बातिल पे है? आप ही सच्चे हैं और दुनिया सारी पाकिस्तान में लोग झूठे हैं। आप अपनी खुद तकारीर देख लीजिए जो आपने की, और एक ही तकरीर में एक बात करते हैं, उसकी खुद नफी करते हैं। तो ये बहुत पुराना, मतलब ये कोई नई बात नहीं ये कर रहे, वोकैबुलरी की कमी है। वही चीज़ें जो आज आपके ख्याल में उनके पास कोई सरप्राइज़ नहीं? कोई सरप्राइज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि अगर ये इतने ही असूल पसंद हैं जो कि ये कहते हैं, तो इनको चाहिए आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, आप अदम एतमाद की तारीख को चलने दें। अगर आप जीत जाएँ, वोट आपको मिल जाए तो ठीक, ये तो वोटों से आप बने हैं। और जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं वो तो सारे 43-45 के करीब आपके साथ बैठे हैं, और एलाइज MQM और ये जो काफ लीग है, इनके बारे में जो आपने गुफ्तगू की है, तो वो आपको पता है माजी में जो आपने कहा। आज किसको आप चोर कह रहे हैं और किसको हक पे कह रहे हैं? आप हक पे हैं। ठीक। तो ये बातें करना मेरा ख्याल में कौम को खामखा एक कन्फ्यूजन का शिकार किया हुआ है। मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वोटों से आपने इलेक्शन में जीतना है, जलसे से नहीं जीतना। तो लिहाजा लोगों को किसी कन्फ्यूजन का शिकार मत करें। फ़ाद हुसैन साहब, आज आपका कॉलम है ऑल आइज ऑन द अलाइज। तो कॉलम आपका बहुत ज़बरदस्त है। तो उसमें आप कह रहे हैं कि ये जो एलाइज हैं इनके बारे में आप कह रहे हैं एलाइज दैट आर इन फैक्ट द रियल ट्रम्प कार्ड्स। तो इमरान खान का ट्रम्प कार्ड ये एलाइज हैं, कोई और भी ट्रम्प कार्ड है उसके पास? शुक्रिया मीर साहब। देखिए, मेरे ख्याल में जो एलाइज का ट्रम्प कार्ड जो है वो एलाइज खुद है, क्योंकि वो अपने सियासी फायदे के लिए ये पत्ते खेल रहे हैं, और वो एक बड़ी मजेदार पोजीशन में है कि वो लोग जिनको कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, आज सब उनको पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान के ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये अपने ट्रम्प कार्ड हैं। खान साहब के पास, मैं ख्याल है बेग साहब से मैं इत्तफाक करूंगा,
मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनके पास कोई सरप्राइज रह गई है। जितने मुमकिन ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन उनमें से वो ऑप्शंस भी आपने लिख दिए अपने कॉलम में, वो एंड में मैंने उनका जिक्र किया है। वो मैं बता देता हूं नाजरीन को भी कि एक तो ऑप्शन फाल साहब ने लिखा है जी, डी नोटिफाई अ पावरफुल ऑफिस होल्डर। दूसरा है रिमूव उस्मान बुजदार एंड सीएम पंजाब एंड अपॉइंट समवन एक्सेप्टेबल टू तरीन ग्रुप। और तीसरा है ऑफर अर्ली इलेक्शंस एज अ कंप्रोमाइज सोल्यूशन, यानी कि ऑपोजिशन के साथ वो कंप्रोमाइज करेंगे तो ये फिर एनआरओ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल होगा। और ये जो अभी आपने वीडियो सुनवाई है ये भी इस ऑप्शन की नफी करती है। तो मेरे ख्याल में इन ऑप्शंस में से अगर ये एक्सरसाइज करने का सोचे भी सही तो मुझे लगता नहीं कि पीएम साहब को कोई फायदा है इन ऑप्शन से। तो हर जिस गली में जा रहे हैं वो आगे से बंद होती नजर आ रही है। अच्छा जनाब इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि मेरे पास एक सरप्राइज है और वो 27 मार्च को सामने आएगा, आपके ख्याल में वाकई कोई सरप्राइज है? बड़ा कबल अज़ वक्त है इमरान इस मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए। ये कोई आम सिचुएशन नहीं, सादा सिचुएशन नहीं है। इमरान खान साहब आखिरी हद तक जाएंगे और ये जो अनारकी या कोई फसाद या कोई तसादम या कुछ भी करेंगे, यानी अनारकी भी करेंगे, हाँ, फसाद भी करेंगे, कुछ भी वो इस हवाले से करने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब के, कुछ किसी हद तक भी जाने के लिए। क्योंकि ये जो अब बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, बिलाशुबा जैसे मोहसिन भाई ने कहा और जैसे हम सारे कहते आए हैं कि एमक्यूएम के बारे में उन्होंने क्या कहा था, काफ लीग के बारे में क्या कहा था, इलेक्टेबल्स के बारे में क्या कहा था, आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में क्या कहा था, उनके जो यू टर्न उन हवाले से, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट, सारा कुछ है। और इसके अलावा जो नैब ज़दा, पिंडोरा लीक्स, बाकी सारे जो कैबिनेट में बैठे हैं, बाकी सारा वो भी एक है। लेकिन ये जो इस वक्त जो है ना, कुछ लोटे जो उधर बैठे हुए हैं सिंध हाउस में, जो जिनके ज़मीर हर 4.5 साल बाद 4.5 बाद जाग जाते हैं, वो लोटे, और वो जो इब्नुल वक्त और सियासी मौका परस्त जिनको अनफॉर्चुनेटली जो हर मरतबा ग्लैमराइज हो जाते हैं जमहूरियत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो इत्तेहादी। ये एक है ब्लैकमेलिंग, एक जिन जफ्फा है। यानी इमरान खान के जब मफरल डाल रहे थे उस वक्त भी ये धड़ाधड़ आई जा रहे थे। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया जिन जफ्फा। हाँ, जिन कौन है? मेरे ख्याल से हर 4 साल बाद जिन बदल जाता है। अच्छा। और जफ्फा जो है वो कोशिश करके, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन जफ्फा डलवाता है। तो जिन, मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, आपकी आंखें बता रही हैं, आपको पता है। अच्छा। तो बुनियादी तौर पे इन जो भी सिचुएशन है, एक तो अल्लाह करे कोई तसादम ना हो, अल्लाह करे इम्पोर्टेंट मुल्क है, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। आपके ख्याल में जो इत्तेहादी हैं, काफ लीग है, बीएपी है और एमक्यूएम, ये किसका खाना खराब करेंगे? ये है मीर साहब, वो एक बात, एक हम पंफलेटों पर नहीं, हर 4 साल बाद पंफलेट बदल जाते हैं, बैनर बदल, कदम बढ़ाओ हम तुरा, वहाँ नवाज शरीफ का नाम लिखा होता है, वहाँ इमरान खान का, वहाँ शहबाज, गुजरावाले में लग भी गए इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। तो नहीं, ये आपने ये वाला नहीं देखे कि निकलो पाकिस्तान के लिए 27 मार्च इस्लामाबाद, हुर्मत रसूल का पासबान, तो इमरान खान ये मजहबी कार्ड क्यों खेल रहे हैं? सर ये मजहबी भुट्टो साहब ने भी खेला, शराब बंद, जुमे की छुट्टी, तो वो तो एक तहरीक चल रही थी ना। हाँ, तो ये भी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, ये तो असम्बली में तहरीक में इत्माद है। ये एक तरफ मौलाना साहब हैं, एक तरफ दूसरे हैं, इनको यहूदी, चले वो थी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा 77 की, ये तहरीक में इत्माद है। हाँ, वो भी कुछ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए थोड़ी तहरीक थी, अच्छा। भुट्टो को हटाने के लिए थी, ये भी इमरान खान को हटाने के लिए। तो दो बातें सिर्फ, एक तो मैं इस हक में तो हूँ कि नतीजा जो भी निकले, ये लोटा क्रेसी इस मरतबा ख़त्म हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के पास मैं कहता हूं कि अभी भी ऑप्शंस हैं बाइज्जत तौर पर कुछ करने के। क्या मसलन असम्बली तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि तरीके अदम एतमाद है, तो खड़े हों, उठ के खड़े हो के कहें कि मैं ब्लैकमेल नहीं होना चाहता, मैंने बड़े कंप्रोमाइज़ किए इक़्तिदार के लिए, मैंने बड़ी चीज़ें यू टर्न ली अपनी वजह, लेकिन अब नहीं, ये पड़ी हुई है सारी चीज़ें। तो अभी थोड़े दिन पहले तकरीर में कहा कि मैं तुम्हारे बाप की जगह पे हूँ, जो मुझे छोड़ गए, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहूँगा, ये क्या था? हाँ, वो दूसरी तरफ शहबाज, मेरे दोस्त भाई शहबाज गिल ने कहा कि वो जो हैं वो हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये उनके बाप हैं, तो ये तो खैर तज़ाद है। अच्छा, अब बेग साहब, आप क्योंकि 2014 के धरने में इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, सॉरी मैं बार बार माजी याद दिलाता हूँ, हमारा भी ताल्लुक रहा है खान साहब से, बहुत सबका रहा है। सबका रहा है।
लेकिन जो इस वक्त वो मैं चाहता हूं कि आप एक तजिया करें कि जो 2014 की सूरत हाल है और 2022 की सूरत हाल है, क्या इसमें कोई ख़ास फ़र्क है? नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में भी इमरान खान रोज़ाना एक बहुत बड़ा दावा और कहते थे हफ्ते के दिन या इतवार के दिन तक कुछ हो जाएगा। क्या कहते थे, जरा सुने। हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? पवेलियन में वापस जाना पड़ता है मियां साहब। इंशाल्लाह इतवार पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन दिन होगा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है इतना, तो इसमें हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध मेरे पास सब कुछ है। बेग साहब ये बताएं कि ये जिस तरह वो पहले कभी हफ्ते को कहते थे उंगली खड़ी हो जाएगी, फिर इतवार हो जाता था, पीर फिर मंगल फिर बुध, क्या अभी भी वो एक नफसियाती जंग खेल रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, इसको आप पॉलिटिक्स से ही बीट कर सकते हैं, और नहीं है कि किसी पे केसेस बना दें और इजलास ना बुलाएं, लोगों को मुख्तलिफ तरीके से आप इंतकाम का निशाना बनाएं। ये पॉलिटिक्स की गेम है, आपने पॉलिटिक्स से ही जीतना है। आप एम्पायर को ले आएँ, आप किसी और को ले आएँ, आप स्पीकर साहब को कहें इजलास ना बुलाएं, ऐसे कामों से आप जीत नहीं पाएंगे। आप हार चुके हैं, आप तस्लीम नहीं करना चाहते, क्योंकि हार आपको बर्दाश्त नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर और ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आप गए तो आपको मुड़ के देखेंगे, इनके पीछे बंदा नज़र नहीं आना। आप अगर 27 को जो भी नंबर्स आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट है, वसाइल हैं, बेदरेग बसें, ट्रेनें, सब कुछ कर लें, उसका कोई मकसद है? लेकिन उनका ख्याल है कि मैंने बहुत से हारे हुए मैच जीते हैं, मैं ये हारा हुआ मैच भी जीत जाऊंगा। कैसे? वो आप बता दीजिए कैसे। जिस तरह 1992 के वर्ल्ड कप में उन्होंने हारे हुए मैच जीते। देखें, उसकी मिसाल तो इसलिए ना दें, अब आउट होने लगे हैं तो विकेटें उठा के भागना शुरू कर दिया है, तो बॉल कहाँ विकेटों में। अच्छा, आपके ख्याल में अब वो आउट होने लगे हैं, उनसे खेला नहीं जा रहा, तो विकेटें उठा के भाग जाएंगे वो? बिल्कुल, ये आप देख लीजिए, क्या ये जो आईने पाकिस्तान है, जो हमारी ट्रेडिशंस है, आप उस पर अमल कर रहे हैं। आपको 14 दिन में इजलास बुलाना चाहिए था, आप भाग के सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपने उज़र पेश करने शुरू किए। और ये अभी बहुत से लोग कह रहे हैं जी 25 को, विच इज़ टुमारो, उसमें भी ये कहते हैं ये इजलास प्रवोक करके आगे निकल जाएगा और फिर बुलाएंगे नहीं, 15 दिन और एक्सटेंड करेंगे। आप 15 दिन छोड़ें, हफ्ता 30 दिन लगा लें, आपको जाना है। आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप हार चुके हैं। उस हार की एक लंबी फहरिस्त है। तो ये नफसियाती जंग है इमरान खान, ये सिर्फ ब्लफ है, कोई किस्सा नहीं है। आपके पास नंबर्स आप खो चुके हुए हैं, आपके एलाइज आपके साथ नहीं है, आपके एमएनएस जिनके साथ आपने एक वो सलूक रवा रखा, और आप कैसे कहते हैं जी मेरे वोटों पे वो इलेक्ट हुए हैं? बहुत से लोग अपने जो आज़ाद आपके साथ शामिल हुए वो आपके वोटों से आए थे, ये एलाइज आपके वोटों से आए हैं। मतलब सियासत में सिर्फ आपका नाम है, अपोजिशन ने जितने वोट लिए वो क्या इंडिया के लोगों ने आके डाले हैं? ये कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को भी और अवाम को भी। फाद साहब, एलाइज किस तरफ जाएंगे, किसका खाना खराब करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मीर साहब अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है, बल्कि कोई काफ़ी अरसे से ये क्लियर है कि उनका झुकाव वाज़े तौर पर अपोजिशन की तरफ है। और न सिर्फ ये कि वो उसकी हिंट्स देते आए हैं अपने बयानात के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, बल्कि जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ तो कैमरों के सामने होती हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर कैमरों के पीछे, बंद दरवाज़ों के पीछे हुई हैं। और मेरे ख्याल में तमाम तर मामला जो हैं वो उसमें उन पर इतफाक़ हो चुका है। अब सिर्फ इशू है टाइमिंग का कि ऐलान कब करना है। अच्छा, वो टाइमिंग भी मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। या तो ये है कि जी वो OIC का वेट कर रहे थे और उसके बाद अब खान साहब ने तमाम तर अपने पत्ते जब दिखा दिए तो अब वो करेंगे, या ये वो किसी और चीज़ का वेट करें। सस्पेंस उन्होंने डाला हुआ है और पिछले 24 घंटे से थोड़ी सी हलचल मैं देख रहा हूँ कि हो रही है। लोग कह रहे हैं वाकई में कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई सेकंड थॉट्स हो रही हैं, कोई हल्का नहीं, लेकिन आज MQM की जो पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, मीडिया के सामने कुछ कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड यही लग रहा है कि इनके मामला तय पा गए। तो मामला मेरे ख्याल में तय पाए हुए हैं, अब सिर्फ टाइमिंग का है। और ये हुकूमत को मीर साहब अच्छी तरह पता है कि ये मामला इसलिए जो उनका बयानात आ रहे हैं, अब ये वो हमें सुनने को मिल रहे हैं कि इन्होंने ऑपोजिशन में जाके क्या करना है। ये जो पोस्टर भी आपने दिखाया, जो वीडियो दिखाई, ये तमाम तरह इंडिकेशंस है कि हुकूमत को अंदाजा हो गया है कि हम जा तो रहे हैं बाहर, लेकिन जाते जाते कोई इस तरह का बयानिया एक्चुअली ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है,
ये अपने जो बाकी दिन बचे हैं इसमें अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल वही है, और ये चाह रहे हैं कि जब हम जाएं तो हम एक ऊंचे हाई लेवल पे उड़ान जो है वहां से। अच्छा भट्टी साहब, ये इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं अमर बिल मारूफ की और हक और बातिल की लड़ाई की, इसमें कल वो चौधरी निसार साहब के बारे में कह रहे थे, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, लेकिन चौधरी निसार साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे हैं वो आपने सुना होगा, आज कुछ टीवी चैनल्स पे भी वो क्लिप चल रहे हैं, जरा आप दोबारा सुन लें। से झूठा आदमी मैंने आज तक देखा ही कोई नहीं। वो मुंह खोलता है, झूठ बोल देता है। जिस आदमी की जमीर की कीमत एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, पहले ये तो पूछे पेट्रोलियम मिनिस्टर क्यों बनता है? कोई वो एक्सपर्ट है पेट्रोलियम का? क्या वजह है? इमरान खान साहब, आपने कल मुझे चैलेंज किया, अगर आप अपनी बात पे कायम हैं तो अपनी बात का पास रखना, मुझे अदालत में लेके जाना। मैं कहता हूं कि आपने अपने 30 साला बहुत सारी जिंदगी में, जिसमें आपने करोड़ों कमाए, बैरून मुल्क भी कमाए, मुल्क के अंदर भी कमाए, आपने शदीद किस्म की टैक्स चोरी की, आपने कोई टैक्स अपनी रिटर्न्स नहीं भरी, आपने अपने असासजात छुपाए। मुझे अदालत में लेके जाएं, ये कल आपका चैलेंज है मुझसे। तो भट्टी साहब, सवाल मेरा ये है कि हक को बातिल की लड़ाई में जिस आदमी को आपने कहा हो कि ये करप्ट है और वो आदमी ने कहा हो कि अच्छा मुझे लेके चलो अदालत में, फिर उसके साथ मुलाकातें हक और बातिल की लड़ाई में ऐसे तो नहीं होता? सर, ये कोई हक और बातिल की लड़ाई नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है, पावर पॉलिटिक्स है। तो ये फिर ये नैरेटिव इनका ये गलत है, ये वाला नैरेटिव नहीं, ये उनका नैरेटिव तो बनाएंगे ना, पहले नंबर 1 नैरेटिव में आप मजहब अमर बिल मारूफ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहब नहीं होना चाहिए, मजहब मैं तो इसके हक में ही नहीं हूँ कि मजहब इस्तेमाल करें आप इसमें, और आप दीन इस्तेमाल करें, आप इसमें कोई चीज़ ऐसी लाएं, ये तो नहीं, आप सियासत करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब का तो ये है ना हमारे सामने, मेरे ख्याल से कोई वो आद समूद कौम का कोई अगर तबाही की भी कोई क्लिप आ जाए तो उस पर भी इमरान खान साहब के 2 बयानात सामने आ जाएंगे। ये ऐसा उन्होंने पूरी ज़िंदगी 22 साल किया हुआ है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक इक़्तिदार की जंग है। आप सोचिए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की नून की क्या चीज़ कॉमन है? मौलाना फजलुर रहमान ANP और महमूद खान अचकज़ई की क्या चीज़ कॉमन है? क्यों शहबाज शरीफ साहब चौधरीयों के घर पहुँच गए? वो वसीम अख्तर ने क्या कहा हुआ है 2 शरीफों के बारे में, हाउस ऑफ शरीफ के बारे में, उनके साथ शहबाज शरीफ खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। बिलावल भुट्टो के साथ पहले आप इनकलाब लाइए, पहले आप इनकलाब लाइए, वो उनके पेट चीरना चाहते थे, वो उनके। तो ये दोनों तरफ से कोई हक और बातिल की जंग नहीं। यस, मैं इमरान खान साहब के इस पॉइंट के साथ हूं कि ये लोटा क्रेसी नहीं, प्लीज, ये जमीर जागने, ये बात वैसे सही नहीं है, ये जमीर जागने, लोटा क्रेसी खत्म होनी और ये जो 2018 में आ रहे थे ना धड़ाधड़, तो हम क्या अब भी उन्हीं लेकिन 2019 क्यों भूल जाते हैं भट्टी साहब, जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद आई तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऑपोजिशन के कितने वोट तोड़े? 14। सर मीर साहब, उस वक्त परवेज रशीद साहब ने क्या कहा था, और वो जो फौत हो गए हासिल बिजिंजो साहब ने कहा हमें शर्म आती इसमें, तो कोई उठ के गया, किसी ने रिजाइन किया कि शर्म आती, तो ये दोनों में फर्क तो कोई ना हुआ, कुछ भी नहीं सर, ये इक्तदार की जंग है। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को एक बात याद रखिए, कोई माने ना माने, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज इमरान खान अगर 5 साल बाद होते ना, तो ये पीपल्स पार्टी जिस तरह सिमट के सिंध में आ गई, हो सकता है ये KPK में भी ना आते। लेकिन ये अपोजिशन इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे रही है, बहुत बड़ा ऑक्सीजन लगा रही है। क्यों? अब वो क्या, हमारे यहाँ गजनी याददाश्तें, 6 महीने बाद इन्होंने फिर खड़े हो जाना, कौम ने फिर पीछे होना, पिछलों ने आके ऐसे तबाही फेरनी है। क्या कि मैंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैंने यूरोप को कहा कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, मैं रूस चला गया, अभी तो मैंने सारा महंगाई पे दिया था रिलीफ, अभी तो मैंने पेट्रोल की कीमतें कम की थी। लेकिन अमेरिका भी कहता है और हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि फौजी अड्डे तो मांगे ही नहीं थे, तो एब्सोल्युटली नॉट उसका तो कहने का नौबत ही नहीं आई। सर इस सियासत में आप इतनी मर्तबा झूठ बोलते हैं। ये जो बाकी सारे कह रहे हैं कि यमन की जंग पे नवाज शरीफ को सजा मिली थी, वो मानने वाली बात है। एटमी धमाकों पे नवाज शरीफ को सजा मिली थी, ये मानने वाली बात है। चले मैं इस पे फाद साहब से बात करूंगा। तो ये आज नहीं इमरान खान को या तो आप सिंध हाउस में बंदे मुकीम करके, आप अलाइज को आफरें बढ़ाकर, आप इकट्ठे होकर, आप पहुंचे हुए बुजुर्ग जिनका काम ही ये है, वो इस तरह निकालेंगे तो फिर तो वो खड़ा होगा। अच्छा, लेकिन चलते चलते मैं आपको एक और भी बात सुनवानी चाहता हूँ, क्योंकि अब हक और की बात शुरू हो गई है ना। भट्टी साहब कह रहे हैं ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है, ये तो पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार की जंग है। लेकिन 2014 में आप क्या कहते थे, जरा सुने।
अगर मुझे इतनी तादाद में लोग कहते गो इमरान गो, मैं तो शर्म से ही चला जाता। मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ फिर से। तो इमरान खान मामला गैरत पे भी ले आए थे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं गो इमरान गो, उनकी अपनी पार्टी के लोग अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, तहरीक अदम एतमाद के जरिए कह रहे हैं गो इमरान गो, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, मैं मुकाबला करूंगा। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। बेग साहब, आप फहद हुसैन साहब की इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि जो एलाइज हैं काफ लीग, BAP और MQM, इन्होंने अल्टीमेटली अपोजिशन के साथ जाना है? कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं और बिल्कुल क्लियर है। फाद भाई ने कहा टाइमिंग का इशू है, वंस स्टेबल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ वही समझा जाता है जो लोगों को साथ जोड़ के रखे, और हमारे कल्चर में एक वज़ादारी है और पॉलिटिशियन वज़ादार होना चाहिए। वो लोगों को उसमें ये क्वालिटी हो कि वो अपनी पार्टी या दूसरी पार्टियों को इम्प्रेस करे और उनसे ऐसा सलूक करे कि वो आपके साथ जुड़ जाएं। आप देखिए 3.5 साल 4 साल में इन्होंने अपोजिशन के साथ सवाए इंतकाम के और गाली गलोच के, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, देखिए उन्होंने पहले इनको ऑफ़र की कि इकॉनमी पे चार्टर कर लेते हैं, इकॉनमी हमारी मईशत बड़ी ख़राब है, लेकिन इंतकाम इतना ज़्यादा था, ये चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में सब लोग मर जाएं और मैं रहूं, क्योंकि मैं ब्लू ब्लड हूं, ये सब कचरा है और मेरा ही दम चलेगा। ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में आप लोगों को अगर निकालना शुरू करेंगे और हकारत में उनके खिलाफ जो भी ये गुफ्तगू करते हैं, उसमें लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। और आपने जितने दावे किए, जितनी बातें की हैं, वो उसकी नफ़ी आपने खुद की है, किसी और ने नहीं की। इस सूरत में अगर आप अपने अलाइज को या अपनी पार्टी के लोगों को यकजा रखना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 साल का आपका रिकॉर्ड जो गवर्नेंस है और जो सलूक आपने अपनी PTI के साथ किया, अपने वर्कर्स के साथ किया, आपने कहाँ है आपकी वो पॉलिटिकल पार्टी और कितने दफ्तर खुले हैं और क्या आपने तंजीम किया? वो वर्कर जिन्होंने आपके लिए मारे खाई, धरना दिया, वोट दिए, वो कहाँ है? उनका पुरसाने हाल कोई है? आपने पूछा 4 साल में कौन सा दफ्तर आपका PTI का खुला हुआ जहाँ पे वर्कर जाके अपनी को दाद रसी कर सके, तंजीम साजी कर सके? फिर आप गिला भी करते हैं। अब आप उनको बुला रहे हैं, आओ, किस लिए बुला रहे हैं आप उनको? ये कोई यहाँ खाना जंगी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उसके साथ बातचीत तो चल रही है? जी चल रही है, वो भी आपको जरा टेबल होने दे, सब क्लैरिटी आ जाएगी। ये खुद भी धोखे में है, बाकियों को भी धोखे में रखना चाहते हैं जो इनसे तो गए हैं। वो भी धोखा दे रहे हैं इनको। नहीं, देखें, बातचीत करने में कोई डिसीजन तो हो चुका हुआ है, कोई वापस नहीं आएगा। मेरा नहीं ख्याल को वापस आएगा। ये लोगों को गैरत दिलाते हैं, वो भी गैरतमंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही गैरतमंद है और पाकिस्तान में कोई और गैरत वाला है नहीं। तो ये अल्फाज आपको खुद कॉस्ट करते हैं। लोगों ने डिसाइड किया, मैं नहीं समझता कोई वापस आएगा। अच्छा, फहद हुसैन साहब, अगर जैसा कि आपने लिखा, अगर उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी हो जाए तो तरीन ग्रुप वापस आ सकता है? मेरे ख्याल में मीर साहब ये सब कुछ हो सकता था अगर चंद माह पहले इस पर बात होती। इन्होंने बड़ी देर कर दी है और अब सबको ये मालूम है कि ये हैं अंडर प्रेशर और इनके पास रह गए हैं पत्ते कम, तो इनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो हो गई है कमज़ोर। मेरे ख्याल में जिस वक्त ये खुद डिनाइल में थे और हर चीज़ को ना कर रहे थे, उस वक्त ये तमाम तर मामला तय हो गए। ये जहाँ पे आज हम खड़े हैं मीर साहब, ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हुआ, ये तो महीनों से ये प्लानिंग चल रही है, एक एक बारीकी में जाके, चाहे वो इत्तेहादी हो, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो, चाहे ये नाराज अराकीन हो, सबसे बड़ी तफसील में जाके बातचीत हुई है, डील्स हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग हुई है और उसके बाद ये सब कुछ मंजर आम पे आया है। तो ये कहना कि आखिरी 3 दिन में या 4 दिन में जब ये बिल्कुल कमजोर हुए हुए, अब वो लोग इनकी बात सुनकर और अपने तमाम तर जो प्लान थे चेंज करेंगे, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इम्कानात मेरे वो भी हो सकता है जो आपने लिखा फर्स्ट ऑप्शन, एक नोटिफिकेशन भी हो सकता है या डी नोटिफाई भी किसी को किया जा सकता है। मीर साहब, अगर वो हो भी जाए ना तो उससे
इनकी बचत उस तरीके नहीं होती कि उससे ये कामयाब तो नहीं होते। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि अगर ये किसी को डीनोटिफाई कर दे फिर भी नहीं बचते, कैसे बचेंगे? देखें ना, उससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आपके सर पे आया है। ये तो नहीं होगा कि उसके रीनोटिफिकेशन से वो आइन का जो प्रोसेस है वो तब्दील हो जाएगा। नंबर्स तो फिर भी उसी तरीके से इनके खिलाफ हैं। मेरे ख्याल में इससे मामला और खराब हो जाएंगे। भट्टी साहब, आप जो कह रहे हैं लोटाक्रेसी खत्म होनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात है और मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ पार्टी को वोट देना ज़रूरी है तो फिर ये आइन में जो एक आर्टिकल है 63A, ये क्यों शामिल किया गया? एक प्रोसेस है ना पूरा। मैं बात चाहता हूँ, इसमें मैं शामिल नहीं था जब ये आइन बन रहा था, ना मुझसे किसी ने राय पूछी थी। ये 63A बहुत बाद में आया है, 73 में नहीं बना। मैं कह रहा हूँ सर, अभी भी जब भी आया है, ज़ाहिर बाद या पीपल्स पार्टी हुकूमत में आया या नून की हुकूमत में आया, मुझे पता है आया है। और मैं नहीं मानता इस आइन को जिसमें ये इस शिक को कि जिसमें असूल नहीं है, मंतक नहीं है, इखलाकियात नहीं है। आप जाएं, एक बंदो वोट ले, बिलाशुबा के इसमें आपने मेरा हाल 63A पढ़ा नहीं है? नहीं, मैंने पढ़ा है, जिसमें तरीके अदम एतमाद के मान लिया कि किस तरह फिर हटा। अगर कोई फॉर एग्जांपल नहीं, उसमें तो सजा भी लिखी हुई है कि अगर आपने वोट दूसरे को दिया है तो फिर डी सीट हो जाएगा, डी सीट हो जाएगा। लेकिन उस डी सीट का क्या फायदा जो अगले को निकाल के तो हो जाएगा। देखिए एक और अभी एक बात हो रही थी कि गैरत की बात हो रही थी। काश मेरी सियासत में गैरत होती, इज्जत होती, ऑनर होती, डिग्निटी होती। अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान, सारे मेरे भाई हैं, सब पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, लेकिन मुझे नहीं कहीं भी ये नहीं नजर आता। लेकिन ये बात नहीं है कि जो लोग छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब को, उस वक्त छोड़ा है जब इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के अरूज पे। आप माशाल्लाह 30 साल से हम सारों के बड़े हैं, आप बताइए, मरकज में होती पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, पंजाब में होती PTI की, ये MNA कुछ बैठे होते पंजाब हाउस में। आज बिलावल साहब कहते हैं ये आइन के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। बिलावल साहब, ये इसीलिए तो मैंने आपको सवाल किया कि जब तरीके अदम एतमाद सेनेट में आई थी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, और उस वक्त नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं वो हुकूमत के साथ चले गए, बहुत शोर मचाया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। नहीं सर, नहीं बात नहीं सुनी। बिलावल साहब ने रिजाइन भी लिए थे सेनेटर से। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, जरदारी साहब ने छुरा घोंपा है, क्या कर लिया। फिर दूसरी बात है, अब चेयरमैन सेनेट, एक चेयरमैन सेनेट बनने में तो बिलावल लड्डू भी खिला रहे थे उनको, वो भी छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान को हुकूमत किस फूंक से गिराई थी जरदारी साहब ने, वो भी छोड़ दीजिए। KPK में 2 सेनेटर जरदारी साहब ने किस तरह बनवा लिए थे, उनके तो उधर इतने मेंबर ही नहीं, वो भी छोड़ दें। यूसुफ रज़ा गिलानी की संदूकड़ी से किस तरह ज्यादा वोट ये सारे असूल PTI पे इसलिए लागू होते हैं कि सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत थी, लेकिन वहां पे हुकूमत जो कि अकलियत में थी वो बार बार जीतती रही। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, तो फिर इसको भी ना करें। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी लेकिन ये फिर वही बात है ना, फिर ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है। नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूं। अच्छा, सियासत की जगह दूसरी बात, जब कहां इलेक्शन कमीशन है, किधर गया? यूसुफ रज़ा गिलानी की संदूकड़ी से कितने वोट निकले थे? मरियम नवाज साहब ने क्या कहा, मेरी टिकटें चली हैं, वो उनके बेटे की ऑडियो वीडियो भेज, उसके बलोचिस्तान हुकूमत 3-3.5 अरब अमीर यार मोहम्मद रेन ने, किसी अदालत ने, किसी इदारे ने उनको बुलाया है कि भाई इसके प्रूफ दो। ये हमारी जमहूरियत, डेमोक्रेसी टाइप। तो बुनियादी तौर पे बात ये, इसका मतलब या बिलावल साहब कहें कि पैट्रियाट जो मुशर्रफ ने बनाई थी वो भी जायज़ है, और छांगा मांगा जो नवाज शरीफ ने किया वो भी जायज़ है, या फिर नून लीग कहे कि जो काफ लीग बनाई थी मुशर्रफ ने वो भी जायज़ है। ये आपके सारे सवाल जायज़ है। लेकिन ये बात आपकी मुझे अच्छी लगी है कि आप कह रहे हैं कि ये हक और बातिल की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये इक़्तिदार की लड़ाई है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदेद। बेग साहब, आप ये बताएं कि नून लीग जो है वो 26 को जलसा कर रही है, JUI भी उसमें शामिल होना चाहती है, वो अलहदा से जलसा करना चाहते हैं, बाद में उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं 27 को निकलो पाकिस्तान के लिए, तो कहीं कोई बहुत बड़ा तसादुम तो नहीं हो सकता? अल्लाह ना देखिए जी, इनकी नज़र में तो ये तसादुम करवाना चाहते हैं। उन्होंने तो डेट पहले से दी हुई थी, इनको नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट कब ऐसे जलसे करती है अपोजिशन के मुकाबले में आके, और सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर दें। अब इन्होंने जितने KPK में जलसे किए, इलेक्शन वो जो बल्दियाती इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन नोटिस दे दे के थक गई है, ये किसी आइन को मानते ही नहीं है। इन्होंने जाके हाई कोर्ट से उसके ऊपर स्टे लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मानिए। तो मकसद ये है, खान साहब उस चीज़ पे आ गए हैं
कि बस अब अगर मैं नहीं हूं तो ये सिस्टम ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो खेले तो ये पहले भी नहीं है, खिलाए गए थे, और अब रियल टेस्ट टाइम आया तो इनको पता चला कि पॉलिटिक्स होती क्या है। आप भी खिलाने वालों में शामिल थे। चले वो तो बात की बात है। मकसद ये मीर साहब कि आपने पॉलिटिक्स करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट खेलें और दूसरे फुटबॉल खेलें और आपके मैं जीत गया। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे करना है। आप पिछले दिनों आपको गिरफ्तार किया गया, आप जब आपको अदालत में पेश किया गया तो मीडिया से बात करते हुए आपका मुंह सूजा हुआ था तशद्दुद की वजह से, तो आपने कैमरे की तरफ देख के कहा, इमरान खान तू तो गया। ये गया तो आपको कैसे पता है? मैं इसी फील्ड में हूँ, फ्रूट और सब्जी का कारोबार तो करता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, ये गया। तो अफाद साहब ने भी वैसे यही बात लिखी है, लेकिन आपका जरा अंदाजे बयां बड़ा दिलकश और दिल नशीन है। मीर साहब कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े जो सूरत हाल है वो तो नजर आ रही है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में मैं हमेशा थोड़ा सा ना वो एक, आप भी क्योंकि इतने अरसे से मामला को देख रहे हैं, कि वो एक छोटा सा एक एग्जिट छोड़ देना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता होता यहाँ पे एकदम क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मुझे एक बड़े एक सीनियर और तजुर्बाकार सियासतदान ने एक बार बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा यार पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो इशू ड्रिवन कम और इवेंट ड्रिवन ज्यादा है। एकदम को इवेंट होता है और सारा उल्टा सीधा हो जाता है। यहां भी यही हुआ है। तो मेरे ख्याल में इम्कानात तो बड़े कम है क्योंकि दिन बड़े कम रह गए, लेकिन इस वक्त राइटिंग ऑन द वॉल तो हमें नजर आ रही है। और राइटिंग ऑन द वॉल क्या है? राइटिंग ऑन द वॉल ये कि इस गवर्नमेंट के पास के जितने दरवाजे थे वो घंटे की बुनियाद पे बंद होते जा रहे हैं। यानी कि बेग साहब के मुताबिक तू तो गया। बेग साहब उसको उस तरीके से कह रहे हैं, मैं उसको उस तहरीरी तौर पे कह रहा हूं। फाद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात अपने आर्टिकल में जो लिखी हुई है कि ऑप्शंस नहीं है। अगर आप फेयर प्ले करना चाहते हैं, जिसके आप बहुत दाई थे, तो फेयर प्ले कीजिए। अच्छा, अब भट्टी साहब जो है वो उनका आपका ये ख्याल, आप वन लाइनर किया आपका कि तू नहीं गया? नहीं, अभी तक कुछ कहना मुझे। अच्छा, अब एक मेरे प्रोड्यूसर की फरमाइश है कि ये भट्टी साहब से वो सवाल करें कि भट्टी साहब कुछ अर्सा पहले तक आप पहले इमरान खान की बड़ी तारीफ करते थे, फिर आपने उस पर तनकीद शुरू की, आजकल आपने फिर उसकी हमायत शुरू कर दिया। तो वो थोड़ा एक क्लिप सुन लेते हैं, फिर आप उस पर अपना तबसरा कर दें। इमरान खान में प्लस पॉइंट एक ही है कि वो माली तौर पे करप्ट नहीं है। इनमें नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि इन्होंने लुट्टो तबाही फेरी हुई है। एक तो टीम भी नहीं है, दूसरा फॉलो अप नहीं है, तीसरा जजा सजा नहीं है, चौथा हुकूमती रिट नहीं है, पांचवा हुकूमती खौफ नहीं है, छठा वजीर आज़म को कुछ सीरियस नहीं लेता, सातवां हर शाख पे बुजदार बैठा है। वक़्वात का कत्ल, वादे दावे नारे आपके किधर गए, रिश्वत बढ़ गई है, ये हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। सेहत तालीम में कुछ भी नहीं, ना अस्पतालों में जाएं, स्कूलों में जाएं, रिफॉर्म्स नहीं हो रही, यू टर्न लिए जा रहे हैं। और जो करप्ट अनासर हैं, लुटमार ग्रुप है, रिकवरी उनसे क्या हुआ है, पासपोर्ट की इज्जत कितनी हुई है। मुझे लगता है इमरान खान साहब कोई ख्वाब में, ख्याल में और एक अजीब सी दुनिया में रह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज का उनको पता ही नहीं है। महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, लोग कितने तंग हैं। बेसिक चीज ये है कि आप डिलीवर नहीं कर रहे। जी भट्टी साहब, रिश्वत बढ़ गई, आप फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको? सर, सब कुछ A to Z। पहली तो बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है और ये साफियों के चलाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साफी हम खड़े हुए थे। अभी कल परसों हमने और भी बहुत से लोगों को चलाए। हाँ, तो ये चलाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनमें से कोई एक सवाल आपने मुझसे किया हो कि मैंने कहा हो कि नहीं इमरान खान के दौर में रिश्वत नहीं बढ़ी, इमरान खान बेरोजगार, महंगाई नहीं बढ़ी, गवर्नेंस नहीं बढ़ी, बुजदार के कभी हक में बोला। मैं आपका ये आर्टिकल जो है इमरान खान को जरूर हटाइए, आपने उसमें सारी बातें लिखी, सब लिखी। पहली बात, मैं हूं इसके खिलाफ कि जिस तरह आप इमरान खान को हर 4 साल बाद ये रोते थे आंसू से, हाय किसी को वजीर आज़म को मुद्दत नहीं पूरी करने, ये खुद शामिल हो जाते हैं इस कत्ल में। ग्लैमराइज ना करें। और आईनी हक है, मगर आइन खलूस और मंतक रसूल पर है ना, तो उस तरह हटाएं। नंबर 1 मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। नंबर 2, लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ना नवाज शरीफ के साथ होनी चाहिए, ना नहीं, लेकिन उसको आईनी तरीके से नहीं हटा रहे। नहीं, कौन सा ये सिंध हाउस में आईनी हो रहा है? ये सिंध हाउस में आप मुझे बताएं। नहीं, इधर ही रुक जाए, इधर रुक। अब वैसे सिंध हाउस में कोई नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज भी आपने दी, मैंने दी, ये लेकिन मुझे वहां नोटों की बोरियां नजर नहीं। वो पता नहीं मेरे घर पहुंच गई होंगी, वो छोड़ दें। लेकिन आप, लेकिन ये देखिए जो भी हो रहा है, ये आर्टिकल 95 के तहत तहरीकियत में एतमाद पेश सर खुदा के लिए
ये बलूचिस्तान हुकूमत आर्टिकल 95 के तहत गिरी, जरदारी साहब के 2 सेनेटर आईनी तौर पर, सेनेट में जो अभी आपने 2 मरतबा चेयरमैन सेनेट का, वो आईनी तरीके से ही सारा कुछ, तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात, कभी अगले किसी प्रोग्राम में मुझे बुलाइएगा और इन चीजों के खिलाफ मैंने कोई बात की हो तो फिर बात की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, फाद हुसैन साहब और जनाब मोहसिन बेग साहब। और जो है वो तीनों का इत्तेफाक है, थोड़े से इख्तलाफ के बावजूद एक बात पे इत्तेफाक है कि ये इक़्तिदार की जंग है। और इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं ये हक और बातिल की जंग नहीं है, अमर बिल मारूफ वाली जो आयत है उसका यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं है। ये पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार की जंग है, तो इसमें मज़हब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।